लो दोस्तों, जितना हम अध्ययन करते हैं उतना ही हमें अपनी अज्ञानता का आभास होता है। इसलिए हमेशा अध्ययन करते रहें, चाहे वो अपने सामाजिक पर्यावरण से हो, चाहे वो किताबों से हो, क्योंकि अध्ययन से आपके विचार बनते हैं और विचार से ही आविष्कार होता है, सृजन होता है। तो आज मैं नए टॉपिक के साथ आपका स्वागत करता हूं अपने नए यूट्यूब चैनल नॉलेज विद प्रवीण में। तो जैसा कि मैंने वादा किया था कि ये सीरीज चलती रहेगी जब तक ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट का सेक्शन कंप्लीट नहीं हो जाता। तो उसी कड़ी में ये पहला सेक्शन है एस्ट्रोनॉमी का। एस्ट्रोनॉमी इस पार्ट है ज्योग्राफी का, बेसिक ज्योग्राफी का, जनरल स्टडीज का, जिसका नॉलेज सबको होना चाहिए। इसलिए मैंने मेरी सीरीज का जैसे नाम था शून्य से शिखर तक, तो ये शून्य से शिखर की ओर की पहली कड़ी है, जिसमें मैं आपको एस्ट्रोनॉमी खगोलिकी के बारे में बताऊंगा। खगोलिकी मीन्स होता है स्टडी ऑफ सेलेस्टियल बॉडी एंड फिनोमिना, यानी कि सेलेस्टियल बॉडी मीन्स खगोलिकी पिंड और फिनोमिना मीन्स घटनाएं जो जुड़ी हुई हैं खगोलिकी पिंडों से, उन घटनाओं जिसमें गैलेक्सीज, स्टार्स, प्लैनेट, कॉमेट्स, एस्ट्रॉइड्स, मीटेओराइट्स आदि आते हैं। जैसा कि टॉपिक का नाम है ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, हमारा ये ब्रह्मांड किस तरह बना, हमारी पृथ्वी कैसे बनी, सौरमंडल कैसे बने, गैलेक्सीज कैसे बनी, स्टार्स कैसे बने, प्लैनेट्स, एस्ट्रॉइड्स, मीटेओराइट्स कैसे बने और इनकी क्या घटनाएं हैं जो मानव को प्रभावित करती हैं, जिसका हमें अध्ययन करना चाहिए। इसका एक पार्ट है एस्ट्रोफिजिक्स में, फिजिक्स का पार्ट है एस्ट्रोनॉमी, डिटेल्स फिजिक्स, लेकिन हमें एक जनरल स्टडीज के रूप में एस्ट्रोनॉमी की स्टडी करनी चाहिए, जिसके अंतर्गत हम 2 क्लासेस लेंगे एस्ट्रोनॉमी में, जिसकी ये पहली क्लास है जिसमें बेसिक एस्ट्रोनॉमी आपको बताई जाएगी। तो एस्ट्रोनॉमी में हम गैलेक्सीज, स्टार्स, प्लैनेट्स आदि सेलेस्टियल बॉडीज का अध्ययन करते हैं और उनसे संबंधित घटनाओं का अध्ययन करते हैं। तो जैसा कि ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स टॉपिक से समझ में आ रहा है कि मैं बताने जा रहा हूं कि ओरिजिन कैसे हुआ यूनिवर्स का, तो एक प्रसिद्ध कहावत है, एक प्रसिद्ध थॉट है जिसमें बिग बैंग थ्योरी, जिसका नाम सभी ने सुना होगा। बिग बैंग थ्योरी पे मूवीज भी बनी हैं, वेब सीरीज भी बनी हैं हॉलीवुड में। तो बिग बैंग थ्योरी जो जॉर्ज लेमेत्री, जो बेल्जियम के एक जियोफिजिसिस्ट थे, उन्होंने 1927 में दिया। बिग बैंग थ्योरी, महाविस्फोटक सिद्धांत, आज से 13.7 बिलियन ईयर एगो पहले एक महाविस्फोट हुआ, जिसका नाम बिग बैंग थ्योरी रखा गया, जो जॉर्ज लेमेत्री साहब ने 1927 में दिया। ये बिग बैंग थ्योरी क्या थी असल में? बिग बैंग थ्योरी क्यों नाम रखा गया? महाविस्फोटक सिद्धांत, प्रारंभ में यूनिवर्स की जो अवस्था थी, उस यूनिवर्स में एक कण था जो काफी कंसंट्रेटेड, काफी संकेंद्रण था, जिसमें बहुत सारी एनर्जी थी। वो एक कण जिसमें विस्फोट हुआ, किस कारणवश ये अज्ञात है, लेकिन आज से 13.7 बिलियन ईयर्स अगो पहले एक महाविस्फोट हुआ इस कंसंट्रेटेड फॉर्म की से भरी एनर्जी में। ये कण कई मूल कण में डिवाइड हो गए, जिसको फंडामेंटल पार्टिकल्स बोला गया, मूल कण। और इस महाविस्फोट के बाद, इस कण के विस्फोट के बाद ही हमारे यूनिवर्स में टाइम, स्पेस और मटेरियल, मतलब समय और स्थान और पदार्थ आए सबसे पहली बार। उससे पहले एक कंसंट्रेटेड फॉर्म में ही पूरा यूनिवर्स था, उसी में विस्फोट के बाद टाइम, स्पेस और मटेरियल्स का अस्तित्व आया। इस विस्फोट के बाद कुछ फंडामेंटल कणस, फंडामेंटल पार्टिकल्स, मूल कण जिन्हें बोले जाते हैं, वो अलग हुए। यही मूल कण जो हाइड्रोजन और हीलियम, जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम का संकेंद्रण था, इसी को कॉस्मिक एक्सप्लोजन, कॉस्मोस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्मोस? कॉस्मोस को ही यूनिवर्स को ही कॉस्मोस बोलते हैं। और कॉस्मिक एक्सप्लोजन में जो यूनिवर्स में, जो अंतरिक्ष में जो एक्सप्लोजन हुआ, इसका इसीलिए इसको कॉस्मिक एक्सप्लोजन भी बोलते हैं, जिसे बिग बैंग थ्योरी का नाम दिया गया।
इन्हीं फंडामेंटल पार्टिकल्स जो हैं, इन्हीं फंडामेंटल पार्टिकल्स से ही एटम्स बने, जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पहले इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते थे। अब जो मूल कण है, फंडामेंटल कण से जो एटम्स हैं, परमाणु हैं, वो 30 से ज़्यादा हो गए हैं, जिसमें गॉड पार्टिकल्स भी आता है और कई सारे पार्टिकल्स। पहले तो ये माना जाता था सिर्फ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, लेकिन अब लगभग 30 से ज़्यादा कणों की खोज हो चुकी है। तो इस पहले कंसंट्रेटेड फॉर्म का जो विस्फोट हुआ, उससे क्या हुआ, जो एनर्जी के फॉर्म में थे ये मूल कण, इस एनर्जी से क्या हुआ, मटेरियल मतलब पदार्थ का आविष्कार हुआ। अब ये जो फंडामेंटल पार्टिकल्स थे, ये फंडामेंटल पार्टिकल्स मेनली क्या थे, हाइड्रोजन्स थे। हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन फॉर्म था, हाइड्रोजन्स थे। और ये हाइड्रोजन का जो फॉर्म था, ये धीरे धीरे हाइड्रोजन के नाभिक हीलियम में परिवर्तित हुए। और हीलियम और हाइड्रोजन से जब हाइड्रोजन के नाभिक हीलियम में परिवर्तित हुए, तो एक न्यूक्लियर फ्यूजन मतलब नाभिकीय संलयन की क्रिया हुई। नाभिकीय संलयन की क्रिया से हाइड्रोजन और हीलियम जो थे, हाइड्रोजन से हीलियम बना, और हाइड्रोजन से जब हीलियम जुड़ते गए तो उससे नाभिकीय संलयन मतलब न्यूक्लियर फ्यूजन की क्रिया हुई, जो कि परमाणु विस्फोट जिससे होते हैं, नाभिकीय संलयन से, जिससे हाइड्रोजन बम बनते हैं। ये इसी के सिद्धांत पर है, जिससे स्टार्स में एनर्जी आती है। तो ये हाइड्रोजन और हीलियम का धीरे धीरे क्या हुआ, ये हाइड्रोजन और हीलियम काफी बिखरे हुए थे। इन्हीं का संकेंद्रण कई लाख वर्ष, कई करोड़ वर्षों तक इनका संकेंद्रण होता गया। इनके संकेंद्रण से क्या हुआ, एक कंसेंट्रेशन फॉर्म उत्पन्न हुआ, किसका, हाइड्रोजन के डस्ट का। हाइड्रोजन डस्ट और प्लाज्मिक कंडीशन में जो पार्ट्स थे, उनका एक संकेंद्रण हुआ, जिसे कहा गया नेबुला, निहारिका। और उन निहारिका से आकाशगंगा बनी। आकाशगंगा मेनली क्या है, आकाशगंगा मेनली है तारों, स्टार्स का जो क्लस्टर होता है, स्टार्स के क्लस्टर्स को क्या बोलते हैं, आकाशगंगा, गैलेक्सीज। और इन स्टार्स की उत्पत्ति कहाँ से होती है, नेबुला से। इस नेबुला से ही स्टार्स बनते हैं, और स्टार्स के जो क्लस्टर होते हैं उनको गैलेक्सी बोलते हैं। अब इन नेबुला से स्टार्स कैसे बनते हैं, ये हम आगे बताएंगे। लेकिन इन गैलेक्सी, ये ओवरव्यू समझ लीजिए, इन गैलेक्सी जो होती है, इसी गैलेक्सी में कई स्टार्स होते हैं, उन स्टार्स के समूहों को गैलेक्सीज बोलते हैं। इन स्टार्स, जिसमें हमारा सौरमंडल है, हमारा सोलर सिस्टम है, उस गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे। मान लीजिए ये एक गैलेक्सी है मिल्की वे, जो हमारी गैलेक्सी है। इस मिल्की वे में कई खरब स्टार्स हैं। इन स्टार्स में से हमारा भी एक स्टार है, हमारा भी एक सौरमंडल है, सौरमंडल, जिसमें एक सूर्य स्टार है। ये स्टार्स, कई सारे स्टार्स मिलकर एक गैलेक्सी बनाएंगे। तो हमारा जो स्टार है उसका नाम है सन, सोलर सिस्टम, जिसमें 8 ग्रह और कई उपग्रह आते हैं। इसको हम धीरे धीरे आपको समझाएंगे। हम जान लेते हैं, अभी तक हमने जाना कि बिग बैंग थ्योरी और एस्ट्रोनॉमी और हम कहाँ पर हैं। अब हम जानते हैं, अब हम पढ़ेंगे कि जो यूनिवर्स में हर एक, जो पूरे यूनिवर्स में जितने भी एस्ट्रोनॉमी के अंदर जितने भी सेलेस्टियल बॉडीज हैं, उन बॉडीज का पैटर्न क्या है, वो बॉडीज हैं कहाँ आके यूनिवर्स में, उनका पैटर्न क्या है, और हमारा जो सौरमंडल है वो सौरमंडल की स्थिति क्या है, हम कहाँ पे निवास करते हैं। जैसा कि पूरे यूनिवर्स को एक सुपर क्लस्टर, जो सबसे बड़ी यूनिट है, मान लीजिए सुपर क्लस्टर है, ये बहुत बड़ा एक सुपर क्लस्टर है। इस सुपर क्लस्टर के अंदर क्लस्टर है, सबसे बड़ी यूनिट है यूनिवर्स की सुपर क्लस्टर। उसके बाद सुपर क्लस्टर के बाद है क्लस्टर, जो सुपर क्लस्टर्स के अंदर होती है, और क्लस्टर के अंदर कई गैलेक्सीज होती हैं। एक क्लस्टर में कई गैलेक्सीज होती हैं, और इन कई गैलेक्सीज में कई सोलर सिस्टम होते हैं। एक गैलेक्सी में कितने स्टार्स होते हैं और उसमें कितने सोलर सिस्टम होते हैं। अब सोलर सिस्टम इस गैलेक्सी के अंदर है, और एक सोलर सिस्टम में हमारा प्लैनेट है, और उस प्लैनेट में सैटेलाइट्स हैं। जो गैलेक्सीज जिसमें हमारा सोलर सिस्टम है, उस गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे।
इस मिल्की वे में जो हमारा सोलर सिस्टम है उसमें एक स्टार ये, जिसके अंदर हम हमारा सन और हमारे 8 ग्रह हैं। अब बात करते हैं कि आखिर ये सब बने अगर हैं तो स्टार्स कैसे बने और स्टार्स का अंत कैसे होता है, ये जानना बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट होता है और लोगों को बहुत अच्छा लगता है इसके बारे में जानना, और बहुत कंफ्यूजन भी इसमें। हम बहुत साइंटिफिक चीज़ पे इसमें नहीं जाएंगे क्योंकि हम ज्योग्राफी पढ़ने जा रहे हैं, फिजिक्स नहीं। और इसका जो काफ़ी डिटेल जो मानक है वो एस्ट्रोफिजिसिस्ट पढ़ते हैं, लेकिन एक ओवरव्यू ताकि हम उस चीज़ को समझ सकें, जान सकें। इसके लिए जैसे कि हमने बात किया था नेबुला। नेबुला क्या होते हैं? नेबुला है बर्थ प्लेस ऑफ स्टार्स, मतलब नेबुला ही है जहां से स्टार्स बनते हैं। और गैलेक्सीज क्या होती है? क्लस्टर ऑफ स्टार्स। कई स्टार्स, कई तारों का जो समूह होता है वो गैलेक्सी होता है। और ये स्टार्स कहाँ से बनते हैं? नेबुला से। और नेबुला क्या होते हैं? नेबुला होता है क्लाउड्स और गैसेस होते हैं हाइड्रोजन्स के, आयोनाइज्ड फॉर्म में क्लाउड्स और गैसेस होते हैं हाइड्रोजन्स के। इन्हीं हाइड्रोजन्स परमाणु जो होते हैं, उन हाइड्रोजन जो परमाणु होते हैं उन हाइड्रोजन से हीलियम बनता है। हाइड्रोजन जब दो हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बनाते हैं, उस हीलियम बनने से की क्रिया को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फ्यूजन, जिससे स्टार बनता है। जब कई एटम्स जुड़ते हैं, हाइड्रोजन एटम्स जुड़ते हैं, वो जुड़ के हीलियम बनाते हैं, तो ये जो हाइड्रोजन से हीलियम बन रहा है इस क्रिया को बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं इस क्रिया को। और न्यूक्लियर फ्यूजन में नाभिकीय संलयन की क्रिया के द्वारा ताप बढ़ता है, उस ताप से एनर्जी जनरेट होती है, उसी से स्टार्स को एनर्जी मिलती है। स्टार के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन की जो क्रिया है वो हमेशा अनवरत चलती रहती है। यही क्रिया इसकी ऊर्जा का इसके स्रोत है। लेकिन नेबुला से स्टार से पहले एक चीज आती है जिसको बोलते हैं प्रोटोस्टार। अब प्रोटोस्टार क्या है? प्रोटोस्टार क्या? लुक्स लाइक ए स्टार, ये स्टार की तरह दिखते हैं, लेकिन ये स्टार से पहले की स्थिति है प्रोटोस्टार। ये वर्ल्ड कभी कभी पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज प्रोटोस्टार। प्रोटोस्टार क्या है? ये स्टार है या स्टार से पहले की अवस्था है, ये पूछा जाता। अब मेनली कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये नहीं पूछा जाता, लेकिन एक नॉलेज के तौर में इसे जानना जरूरी है। एक टर्मिनोलॉजी है प्रोटोस्टार। प्रोटोस्टार क्या होता है? स्टार से पहले की स्थिति होती है प्रोटोस्टार। ये स्टार की तरह होती है, लेकिन इनके अंदर इतनी एनर्जी नहीं होती है ताकि ये नाभिकीय संलयन की क्रिया कर सके। इसके अंदर इतनी एनर्जी नहीं होती कि नाभिकीय संलयन की क्रिया कर सके, इसीलिए पूरे स्टार ही नहीं बनते, उसको प्रोटोस्टार बोलते हैं। जब नाभिकीय संलयन की क्रिया होने लगती है तब वो स्टार बनते हैं। अब स्टार के बाद की क्रिया होती है रेड गैंट। रेड गैंट मीन्स लाल दानों। लाल दानों क्या है? अब लाल दानों क्या होता है? जब स्टार होता है तो उसके कोर में हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित होते हैं। जब ये कई साल तक, कई करोड़ों साल तक जब ये हाइड्रोजन हीलियम न्यूक्लियर फ्यूजन की क्रिया होती रहती है, तो उसका जो स्टार का जो कोर होता है, क्रोड होता है, उस कोर में हीलियम की प्रधानता बढ़ने लगती है, हाइड्रोजन खत्म होने लगते हैं। अब हाइड्रोजन कहाँ बचे? उसके बाहरी परत में। तो हीलियम की प्रधानता बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है? अब हाइड्रोजन तो खत्म होने लगे तो उसकी जो एनर्जी है वो लूज होने लगेगी। एनर्जी लूज होने से क्या होगा? जो ऊर्जा, एनर्जी का जो रेडिएशन है वो कम होने लगेगा। अब एनर्जी रेडिएशन कम होने से क्या होगा? जो स्टार है उसका जो कलर है, उसका कलर जो है वो लाइट से रेड कलर की ओर होने लगेगा, इसीलिए इसको रेड गैंट बोलते हैं, लाल दानों। अब लाल दानों के बाद की जो अवस्था है उसको बोलते हैं सुपरनोवा। अब सुपरनोवा क्या है? इसमें सुपरनोवा की स्थिति क्या होती है? सुपरनोवा की स्थिति आती है जब मास जो होता है, किसका मास? इस रेड गैंट का जो मास है वो मास सन से जब अधिक होगा, 2-3 गुना 4 गुना जब अधिक होगा इसका मास सन से, तब इसका क्रोड क्या होगा? इसका कोर जो होगा वो कोर अत्यधिक गुरुत्व के कारण, मतलब अत्यधिक ग्रेविटी के कारण क्या होगा? सिकुड़ेगा, डेंस होता गया, इसका वेट और डेंसिटी, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। इससे क्या होगा
कि जो हीलियम है वो अत्यधिक ताप के कारण, अत्यधिक घनत्व के कारण क्या होंगे, डेंसिटी बढ़ने के कारण क्या होगा, हीलियम जो है वो कार्बन में बदलते जाएंगे, और कार्बन में बदलने के बाद क्या होगा, ये एक लोह तत्व की तरह, लोहे की तरह काम करेंगे, एक लोहे की तरह हीलियम कार्बन में बदल जाएगा, और इतनी डेंसिटी हो जाएगी इसमें कि ये ब्लास्ट कर जाएंगे। ब्लास्ट करने पर, सुपरनोवा के ब्लास्ट करने पर, ये टर्मिनोलॉजी बहुत फेमस है सुपरनोवा, और सुपरनोवा इसीलिए होता है। सुपरनोवा की स्थिति रेड गेंट से तभी होगी जब इस स्टार का, रेड गेंट के जो स्टार है, रेड गेंट है, उसका जो मास है, द्रव्यमान है, वो सौर मास से अधिक होगा। सौर मास जो है वो कम हो जाएगा और इसका मास ज्यादा हो जाएगा, लगभग 3 गुना से ज्यादा, तभी ये रेड गेंट से सुपरनोवा की स्थिति में आएगा, नहीं तो ये व्हाइट ड्वार्फ मतलब श्वेत वामन में बदल जाएगा। ये सुपरनोवा की स्थिति में नहीं आएगा। सुपरनोवा की स्थिति में तभी आएगा जब सन का मास कम हो जाएगा और मास जो इसका मास है ये बढ़ जाएगा, तब इसका कोर है वो सिकुड़ने लगेगा। सिकुड़ने के बाद टेम्परेचर बढ़ेगा, डेंसिटी बढ़ेगी, डेंसिटी बढ़ने से हीलियम कार्बन में बदलेगा और इसमें एक ब्लास्ट होगा, जो ब्लास्ट बहुत चमकीला, एक पूरी गैलेक्सी जैसे, एक पूरी गैलेक्सी से ज़्यादा इसमें जो है चमक उत्पन्न होगा। इस सुपरनोवा से जो ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट होने के बाद बाहरी परत चला गया। अब जो परत बची, क्रोड जो उसका बचा, वो क्रोड क्या होगा, उस क्रोड को बोलते हैं न्यूट्रॉन स्टार, नाम दिया गया। ये न्यूट्रॉन स्टार क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट और डेंसेस्ट, काफ़ी, अब बाहरी परत तो उड़ गई इसकी ब्लास्ट होने के बाद, लेकिन जो डेंस परत बची, इसकी डेंस क्रोड बचा, उसको ही न्यूट्रॉन स्टार बोलते हैं। न्यूट्रॉन स्टार, स्मॉलेस्ट और डेंसेस्ट स्टार जो होता है, जो बचा होता है डेंसेस्ट स्टार, उसको न्यूट्रॉन स्टार बोलते हैं। न्यूट्रॉन स्टार जैसे आपने वो पिक्चर आई थी थॉर की मूवी जो थी, उसमें न्यूट्रॉन स्टार के बारे में बताया गया है। और सुपरमैन जो मूवी है हॉलीवुड की, उसमें सुपरनोवा की स्टेज बताई गई है। प्लैनेट जो है वो कैसे सुपरनोवा की स्टेज में जाके कैसे उसका ब्लास्ट होता है, कैसे अंत होता है स्टार्स का, वो बताया गया है। तो अब न्यूट्रॉन स्टार जो है, यही न्यूट्रॉन स्टार जो होते हैं, ये और आगे जाके ये न्यूट्रॉन स्टार ही ब्लैक होल में बदल जाते हैं। इनका और संकुचन जब होता है तो ये इतने डेंस हो जाते हैं, इतने डेंस हो जाते हैं कि इनकी डेंसिटी असीमित हो जाती है और इनकी ग्रेविटेशनल पावर जो है वो इतनी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है कि एक स्टार से कम हज़ारों गुना बड़ा, हज़ारों गुना ज़्यादा इसके अंदर ग्रेविटेशनल पावर आ जाती है। अब ग्रेविटेशनल पावर आने के बाद कारण क्या होता है, ये इतनी ग्रेविटी होती है कि इससे कोई भी प्रकाश भी क्रॉस नहीं कर पाता है, ये उस प्रकाश को भी सोख लेता है, इसीलिए इसका नाम ब्लैक होल रखा गया है। अब रेड गेंट से सुपरनोवा बना, सुपरनोवा से न्यूट्रॉन स्टार्स, ब्लैक होल, लेकिन रेड गेंट से सुपरनोवा की स्थिति तभी आएगी जब सुपरनोवा का, रेड गेंट का मास जो है वो सन के मास से 3 गुना से अधिक होगा, 3 गुना या 3 गुना से अधिक होगा, तभी सुपरनोवा की स्टेज रेड गेंट से आएगी। अगर ये मास सूर्य के बराबर या सूर्य से 1.44 सौर द्रव्यमान है तो ये सुपरनोवा की स्टेज में न जाकर व्हाइट डॉर्फ मतलब सफेद वामन के रूप में बदल जाएगा। इसी 1.44 सौर द्रव्यमान को चंद्रशेखर सीमा बोला गया। चंद्रशेखर सीमा एक फिजिसिस्ट थे, इंडियन फिजिसिस्ट चंद्रशेखर, उनके नाम, उन्होंने इसका पता लगाया था, उन्हीं के नाम पर इसको चंद्रशेखर सीमा 1.44 सौर द्रव्यमान कहा जाता है। उन्हीं ने बताया था कि इस रेड गेंट लाल दानों जो स्टार हैं, इसका द्रव्यमान अगर 1.44 है या फिर इससे कम है तो वो सुपरनोवा के स्टेज पर नहीं पहुंच पाएगा, वो व्हाइट डॉर्फ में बदल जाएगा। व्हाइट डॉर्फ क्या होते हैं, रेड गेंट से ही, जब रेड गेंट में क्या होता है, कोर में हीलियम की प्रधानता बढ़ जाती है, ऊर्जा विकिरण कम होने लगती है और लाल रंग होने लगता है।
इसलिए रेड गेंट से व्हाइट डॉर्फ में क्या होता है, इसमें भी कोर में हीलियम की प्रधानता बढ़ जाती है। अब हीलियम की प्रधानता उसमें बढ़े रहेगी, इससे क्या होगा, ये संकुचित हो जाएगा, लेकिन इसके पास इतनी एनर्जी नहीं कि ये ब्लास्ट हो जाए, लेकिन इसकी चमक बरकरार रहेगी। हाँ, इसकी चमक कम रहेगी लेकिन इसकी चमक हमेशा रहेगी, और ये हमेशा अनंत चमकता रहेगा। कैसे? हमेशा अनंत चमकता रहेगा, इसकी चमक बरकरार रहेगी, ये कभी सुपरनोवा के स्टेज में नहीं पहुंच पाएगा। इसीलिए इसको श्वेत वामन बोला गया है कि इसकी जो डेंसिटी है वो 1.44 है, या फिर इससे सूर्य के बराबर है या सूर्य से कम है, तभी ये सुपरनोवा में नहीं पहुंच पाया, व्हाइट डॉर्फ में ही बदल के रह गया। ये चमकता हुआ हमेशा रहेगा। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये कोई ऐसा नहीं है किसी एग्जाम में पूछा जाता है, ये एक ओवरव्यू है, ये किसी एग्जाम में ये नहीं पूछा जाता है इसका प्रोसेस क्या है, कैसे है। ये एक एस्ट्रोनॉमी की जनरल समझ है जो हमने आपको बताई है। नेबुला से प्रोटोस्टार, प्रोटोस्टार से स्टार, स्टार से रेड गेंट से सुपरनोवा, सुपरनोवा से न्यूट्रॉन स्टार, और न्यूट्रॉन स्टार से ब्लैक होल, और रेड गेंट से अगर सुपरनोवा के स्टेज पे नहीं पहुंचा तो वो व्हाइट डॉर्फ में बदल जाएगा, जिसे चंद्रशेखर जी ने दिया, जो भारत के फिजिसिस्ट, अमेरिकी फिजिसिस्ट थे, भारतीय मूल के अमेरिकी फिजिसिस्ट थे, जिन्होंने ये द्रव्यमान दिया 1.44। तो आज के फर्स्ट एस्ट्रोनॉमी की क्लास में बेसिकली हमने क्या देखा, हमने देखा कि बिग बैंग थ्योरी जो जॉर्ज लेमेत्रे ने दिया 1927 में। अब बिग बैंग के क्यों हुआ, बिग बैंग में क्या, पहले एक कंडेंस, अब ओवरव्यू में आपको बता रहा हूँ, कंडेंस मटेरियल था, उस कंडेंस मटेरियल में विस्फोट हुआ अज्ञात कारणवश। अब उस विस्फोट से कई पार्ट्स में जो है फंडामेंटल पार्टिकल्स बटे, उस फंडामेंटल पार्टिकल से एटम्स बने, उस एटम्स में हाइड्रोजन नाभिक जो थे वो हीलियम बने, जिससे नाभिकीय संलयन की क्रिया हुई। उस नाभिकीय संलयन की क्रिया से नेबुला और आकाशगंगा गैलेक्सीज बने, उस गैलेक्सीज से हमारा सोलर सिस्टम बना। अब नेबुला से प्रोटोस्टार, नेबुला इज ए बर्थ प्लेस ऑफ स्टार, रेड गेंट, सुपरनोवा और न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल की स्थिति। और ये फॉर्म है पैटर्न ऑफ यूनिवर्स का। सुपर क्लस्टर सबसे बड़ी यूनिट है, फिर उसमें क्लस्टर्स होते हैं, कई क्लस्टर्स में कई सारी गैलेक्सीज होती हैं, उन गैलेक्सीज में सोलर सिस्टम हमारे होते हैं। हमारी गैलेक्सी का नाम मिल्की वे है, और उस सोलर सिस्टम में प्लैनेट, उस प्लैनेट में सैटेलाइट्स होते हैं। अब ये तो बात हो गई कि ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स की। अब ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स से रिलेटेड कई सारी थ्योरीज हैं जो समय समय पर मानसिक विकास और वैज्ञानिक चेतना के साथ साथ कई फिजिसिस्ट ने, कई ज्योग्राफर्स ने, कई चिंतक ने ये विचारधारा दी कि आखिर यूनिवर्स की उत्पत्ति हुई कैसे और कैसे ये सोलर सिस्टम बना। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो थ्योरी है निहारिका परिकल्पना। निहारिका मीन्स नेबुलर हाइपोथेसिस। जो दिया था लाप्लास महोदय ने। इसमें कहा गया ये नेबुलर, ये एज अ सेंस नेबुलर वही है गैस और डस्ट का, हाइड्रोजनाइज्ड गैस, डस्ट, आयोनाइज्ड प्लाज्मा का मटेरियल। इनमें ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसका संकेंद्रण हो, इसमें कहा गया कि इसका संकेंद्रण होता गया, और संकेंद्रण होता गया तो ये जो लार्ज फॉर्म था ये कंडेंस हुआ, संकेंद्रण हुआ, कंसंट्रेट हुआ। इससे क्या हुआ कि इसके वेग में परिवर्तन हुआ, इसकी वेग जो है इंक्रीज हो गई। अब वेग इंक्रीज होने से क्या हुआ कि इसके अंदर जो गुरुत्वाकर्षण बल था, ग्रेविटेशनल फोर्स था, वो कम हो गया, और अभिकेंद्रीय बल जो था, अपकेंद्रीय बल बढ़ गया, और अभिकेंद्रीय बल, आपको पता होगा कि कोई भी घूमती हुई जो वस्तु है उसके अंदर
दो बल कार्य करते हैं, एक अपकेंद्रीय बल जो बाहर से केंद्र की तरफ, और एक अभिकेंद्रीय बल जो केंद्र से बाहर की तरफ कार्य करता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो बाहर की तरफ कार्य करता है और सेंट्रीपिटल फोर्स जो अंदर की तरफ कार्य करता है। तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो गुरुत्वाकर्षण बल ग्रेविटेशनल फोर्स से अधिक हो गया, जिससे क्या हुआ, इस मटेरियल के कुछ पार्ट्स बाहर की तरफ गए, और बाहर की तरफ जो पार्ट्स गए वही पार्ट्स ग्रह बन गए, और जो पार्ट्स बच गया वो पार्ट्स सन बन गया। और इन्हीं प्लैनेट से, इन्हीं जो बाहर की तरफ गए पार्ट्स थे, इन्हीं प्लैनेट से फिर उपग्रह भी बने। ये थ्योरी थी नेबुलर हाइपोथेसिस कि डस्ट गैस फॉर्म जो था इसके अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स था, ये कंडेंस संकेंद्रण हुआ, इनका संकेंद्रण होने से इनके वेग में वृद्धि हुई, वेग में वृद्धि होने से इसका गुरुत्वाकर्षण बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से कम हो गया, जिससे इसके पार्ट्स बाहर की तरफ गए, जिससे प्लैनेट्स बने, और जो पार्ट्स बचा उससे सन बना। ये मेनली थ्योरी थी लाप्लास की नेबुलर हाइपोथेसिस। और दूसरी जो थ्योरी थी वो थी चैम्बरलिन महोदय और जेफरीज की, जीन्स जेफरीज ने दी थी 1900 में। ये थ्योरी थी दो तारक सिद्धांत इसको बोला गया, 2 स्टार थ्योरी। इसमें कहा गया कि एक स्टार था और इस स्टार के पास जो गुरुत्वाकर्षण बल था, ये स्टार था, इसके पास एक इससे भी बड़ा स्टार, कई गुना बड़ा, जिसकी ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत अत्यधिक थी। इसके आने से क्या हुआ कि इस एक पुलिंग फैक्टर काम किया। पुलिंग फैक्टर में इसके गुरुत्वाकर्षण बल ने इस स्टार्स के पार्ट्स को अपनी तरफ खींचा, जिससे क्या हुआ, कुछ मटेरियल बाहर की तरफ निकला, और यही मटेरियल बाहर की तरफ निकल के ग्रह बने और ये इसी के आसपास घूमते गए, और जो मटेरियल बचा वो सन बन गया। ये चैम्बरलिन की, इसको टाइडल हाइपोथेसिस भी बोलते हैं, जीन्स जेफरीज की टाइडल हाइपोथेसिस। मेनली ये दो थ्योरी थी जो फेमस थी, जिन्होंने अपने समय में काफ़ी विकास किया, काफ़ी मान्यता थी इन थ्योरी की। लेकिन बिग बैंग थ्योरी के आने के बाद ये इन थ्योरीज की मान्यताएं फीकी पड़ गई। ये तो था आज का एस्ट्रोनॉमी का पार्ट, बेसिक पार्ट्स जो आपको जानना चाहिए, ज़रूरी है। इसके बहुत ही थ्योरेटिकल मैटर और उस बहुत ही फिजिक्स वाले मैटर पे जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। एक जनरल ओवरव्यू है एस्ट्रोनॉमी का, जो हर एक ज्योग्राफी पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को आना चाहिए। और इसी के साथ साथ कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं, जैसे लाइट ईयर। लाइट ईयर, ओह सॉरी, एक लाइट ईयर बराबर प्रकाश वर्ष, इसको बोलते हैं। प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी, जिसका मानक होता है 9.46 इंटू 10⁻12। अब प्रकाश कितनी दूरी तय करता है? प्रकाश 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलता है। इस रफ्तार से चलने के बाद प्रकाश को, लाइट को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? 8.31 मिनट की समय लगता है। ये एग्जाम में पूछा जाता है। और पूछा जाता है कि खगोलीय यूनिट जो है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जो सबसे बड़ी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है? तो वो है पारसेक। पारसेक सबसे बड़ी खगोलीय यूनिट है, जिसका होता है 3.26 लाइट ईयर। एक पारसेक बराबर, ये सबसे बड़ी खगोलीय यूनिट है, इससे बड़ी कोई खगोलीय यूनिट नहीं है। और दो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है जो पूछे जाते हैं कि हमारी जो गैलेक्सीज है मिल्की वे, इसके सबसे नजदीक कौन सी गैलेक्सी है? तो उसका नाम है एंड्रोमेडा। और पूछा जाता है कि हमारे स्टार के पास सबसे बड़ा स्टार, हमारे स्टार के नजदीक सबसे स्टार कौन सा है? तो उसका नाम है प्रॉक्सिमा सेंचुरी।
ये नाम है सबसे हमारे हम मिल्की वे के नज़दीक गैलेक्सी जो है, और हमारे सन के नज़दीक सब जो तारा है उसको है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ये कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं रटने वाले जो जानने चाहिए और बेसिकली एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं। वैसे अब आजकल के जो पैटर्न है, जो पैटर्न बढ़ा है, उसमें तो ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन आपका जानना जरूरी है। तो इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। कल एस्ट्रोनॉमी का दूसरा पार्ट, जिसमें हमारा सोलर सिस्टम किस तरह बना, उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, ये बताएंगे। हमारे प्लैनेट्स के, हमारे सोलर सिस्टम्स के प्लैनेट्स, उनके फिनोमिना, ये बताएंगे। इसके बाद फिर हम बेसिक ज्योग्राफी के लेक्चर्स जैसे लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, रोटेशन, रिवोल्यूशन पर, उसके बाद फिर हमारे जो कोर सब्जेक्टिव ज्योग्राफी है, स्पेसिफिक ज्योग्राफी, फिर उस पर आएंगे। तो इसी के साथ कैसा लगा आपको ये आज का वीडियो जनरल नॉलेज के रूप में, और इसी के साथ आप हमारे इस चैनल से जुड़ें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।